Yes, very, very good evening to everyone, my dear students. Very, very good evening to all of you. So, we were discussing about amendments. हम amendments के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो मैं दोबारा से आपको फ्रेश बताता हूँ, उसके बाद आगे लेके चलूंगा. ठीक है? राइट. तो देखो, जब इंडिया गॉट द फ्रीडम, राइट, when India got the freedom, then at that point of time there was lot of confusion, lot of problem was going on. बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत कंफ्यूजन था कि करे क्या. राइट. जो जितनी भी लैंड्स थी वो सारी कुछ लोगों के पास इकट्ठा थी, मतलब कंसोलिडेटेड थी. सो द लैंड, मेजर लैंड होल्डिंग वाज विद द किंग्स, विद द जमींदार. तो क्योंकि लैंड इनके पास थी और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे तो जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, जो फैक्ट्रीज है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होंगी. राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो लोगों को वो नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी काम करने की, रोजगार नहीं मिलेगा. तो जिसकी वजह से वी वुड नॉट बी डेवलपिंग. सो वी रिक्वायर लैंड्स. तो फिर वहां पर पहला एक्ट लेकर आए, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट. दैट वाज इन 1951. एंड उस लैंड रिफॉर्म से दे स्टार्टेड एक्वायरिंग द लैंड ऑफ व्हाट, द किंग्स एंड द जमींदार. ठीक है? ये मैं आपको रिकैप दे रहा हूं, ये हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है, बट इसको अभी समझते हुए चलिएगा. रिकॉर्डिंग ले लेना इसकी. ठीक है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करा, गवर्नमेंट ने जमींदार से जमीन लेने लग गई और उनको कॉम्पनसेशन देने लग गए. तो जो जमींदार थे, किंग्स थे, दे गॉट ऑफेंडेड. उन्होंने बोला यार हमारा तो इस पे राइट है, वी हैव अ फंडामेंटल राइट. और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ कहता है दैट आई हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट. और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि आप कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे. सो दे हैव चैलेंज दैट इन द पटना हाई कोर्ट. तो Patna High Court has declared that first amendment, that not first amendment, this first Bihar Land Reform Act as unconstitutional. ठीक है? तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये बोलते हुए कि नहीं जी, किंग्स का राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, और वो वायलेट हो गया. तो फिर गवर्नमेंट ने एक और चीज सोची. गवर्नमेंट ने सोचा यार ये अगर ऐसा चलेगा तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो अमेंडमेंट लॉ है ये सुपीरियर लॉ है और ये आर्टिकल 13(2) से गवर्नड नहीं होता. तो इसलिए इन्होंने एक और अमेंडमेंट करा जिससे वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिससे क्या हुआ, 31A, 31B और 9th शेड्यूल बनाया इन्होंने. तो जो 31A कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास करा है जिससे आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, तो फिर वो लॉ आर्टिकल 13 और आर्टिकल 19 जितने भी फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं माने जाएंगे. समझ में आ रहा है आपको? इफ यस गिव मी अ थम्स अप. बाहर दीपांशी, दिया, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, एवरीवन. रूपल ठीक है, बाहर ठीक है, शैली ठीक है, तृप्ति ठीक है, दिया ठीक है, गुलफिशा ठीक है. तो यहां मैं आपको दोबारा बोलता हूं कि वो एक और उन्होंने अमेंडमेंट करा जिससे वो लेकर आए 31A, 31B और 9th शेड्यूल. ये इसलिए लेकर आए ताकि वो लैंड रिफॉर्म कर सके और जमीनें इकट्ठा कर सके और उस पर डेवलपमेंट कर सके. तो दिस वाज अगेन चैलेंज. और उसको बोला गया कि नहीं जी ये तो गलत है, और ये क्या नाम है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल. यहाँ ये बोला गया कि लैंड जो वो है, क्या नाम है, ये जो अमेंडमेंट लॉ है ये सुपीरियर है इस वाले लॉ से जो आर्टिकल 13 है. इसलिए ये वैलिड है 31A, 31B और 9 शेड्यूल, इसको वैलिड करार कर दिया. बट किंग्स तो वही बोलते थे यार ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना. 1951 के आसपास की बात है ये. फिर हुआ क्या, इन्होंने 17 अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए. और 17 अमेंडमेंट एक्ट से दे हैव एडेड आई बिलीव 27 लैंड रिफॉर्म. कितने लैंड रिफॉर्म है? 44. 44 लैंड रिफॉर्म इन्होंने ऐड करे और 9 शेड्यूल में डाल दिया. और 9 शेड्यूल में अगर आप कोई सा भी लॉ डाल देते हो तो वहां ये लिखा हुआ है कि दैट लॉ इज आउट ऑफ जुडिशियल रीच, कि अब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. कि जो 9th लॉ में डाल दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता.
और उस लॉ के हिसाब से आप लैंड खरीद सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी चैलेंज कर दिया गया, राइट। दिस वॉज चैलेंज, एंड दिस वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ गोलकनाथ केस, एंड गोलकनाथ वॉज 11 जजेस बेंच। गोलकनाथ में ये बोला गया कि भाई ये जो आप अमेंडमेंट वाला लॉ बता रहे हो कि ये सुपीरियर है और आर्टिकल 313 वाला इंफीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अमेंडमेंट लॉ, इट इज अ लॉ गवर्न बाय आर्टिकल 13 ओनली। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये जो आपने लैंड खरीदी है, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो ये 1967 की बात है। तो यहां पर अब ये बोला कि देखो हम इसको पहले का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर रहे, बट आगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि अगर पहले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते तो जो लैंड पे डेवलपमेंट हुई है वो सब लैंड आपको वापस लौटानी पड़ती। तो यहाँ गोलकनाथ वाज द फर्स्ट केस जहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हुआ। ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर था कि आगे चल के सरकार कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे प्रॉपर्टी आप ले सको। इज इट क्लियर? टेल मी, यहां तक क्लियर है एवरीवन? ये सब आप मेरे लास्ट 2 क्लास का देखोगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो मैं आगे चलता हूँ, इसको आगे लेके चलता हूँ। रूपल ठीक है। अब आगे इसको दोबारा से चैलेंज कर दिया गया। इसको गोलकनाथ जब जजमेंट आया तो उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा और बोला किंग्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर परेशान हो गई, बोलती यार हमें तो जमीन चाहिए, और अगर हम जमीन नहीं बना पाएंगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हमारे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो जितने ज्यादा लोग हैं इन सबका रोजगार कैसे होगा, राइट। तो फिर गवर्नमेंट तब एक 24th अमेंडमेंट करा, 25th अमेंडमेंट करा और 29th अमेंडमेंट करा। और 24th अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने आर्टिकल 368 में वर्ड ऐड कर दिया पावर, और एक और वर्ड ऐड करा नॉट विथ स्टैंडिंग। तो पावर ऐड कर दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो पार्लियामेंट है उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है नॉट विथ स्टैंडिंग जो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, राइट। तो एक्सट्रीम पावर दे दी इन्होंने। और उसके साथ साथ इन्होंने एक और आर्टिकल ऐड करा, आर्टिकल 31C। ये ऐड करा गया बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। तो जो आर्टिकल 31C है वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर करी है फॉर द पर्पस ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, वहां पे लिखा हुआ है डीपीएसपीज, आर्टिकल 39B और सी। बी क्या कहता है कि एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वो सरप्लस जिसके पास है उसका डिवीजन होना चाहिए इक्वली। आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी, ये डीपीएसपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और इन्होंने और लैंड रिफॉर्म्स ऐड कर दिए 9th शेड्यूल में। इज इट क्लियर? तो जिसकी वजह से बोला कि नहीं जी हमें तो लैंड चाहिए। तो आई बिलीव ये सारा लास्ट कहानी थी, यहीं तक ही था ना। और फिर मैं आपको केशवानंद भारती के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र करा। आगे चले, यहां तक सबको समझ में आ गया कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बाहर दीपांशी, दिया, गुलफिशा, नतीशा, रूपल, एवरीवन प्लीज टेल मी। सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, बाहर ठीक है, नतीशा ठीक है, गुलफिशा ठीक है, दिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो इसको आगे लेके चलते हैं। एक केस लॉ है, आई बिलीव ये सबको मालूम है, केस लॉ दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसका मैं पूरा साइटेशन लिखता हूं। यू ऑल्सो प्लीज मस्ट रिमेंबर द फुल साइटेशन एंड द डेट ऑल्सो एंड नंबर ऑफ जजेस। और जजेस की लिस्ट भी याद रखना, मैं आपको लिस्ट भी लिखवा दूंगा कि कौन कौन से जजेस हैं। ठीक है, तो केस लॉ लिखो। हिज होलीनेस, हिज होलीनेस केशवानंद भारती, केशवानंदा भारती श्रीपद, श्रीपद पद ग, गला, गलवारू। मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, श्रीपद गलवारू, श्रीपद गलवारू।
Varu and others versus State of Kerala, State of Kerala and another. Okay. So this is the full citation which you must remember. His Holiness Keswananda Bharti and Keswananda Bharti, Sripad Galvaru and others versus State of Kerala and another. Okay. That was decided on 24th April 1973. It was 13 judges bench. Now you please tell me who has delivered this judgment. बताओ, who has delivered this judgment? अमित बता दो. है? No idea. कोई बात नहीं. I will give you idea. Yes, online students, please tell me who has delivered this judgment if you anyone could remember, because this also they can ask. पूछा भी गया है कि केशवानंद भारती जजमेंट किसने डिलीवर करा था 13 जजेस में से. Bahar, absolutely correct. Very good, Miss Bahar. Very, very good. Sometimes you surprise me, Bahar. Right? I'm impressed. Good. So that is Justice Sikri. Okay, SM Sikri. He was the Honorable Chief Justice at that point of time. Okay. So it was delivered by Chief Justice Sikri. SM Sikri. Delivered by SM Sikri, Chief Justice, CJ. Okay. So this judgment was 7:6. That was in the ratio of 7:6. 7 in majority and 6 in dissenting. Okay. Right? 7 in majority and 6 was in dissenting. Dissenting मतलब कि वो इसके ओपिनियन में नहीं थे. ओके. अब ये जो केशवानंद भारती जजमेंट है ना, ये एक जजमेंट नहीं है. This judgment is a consolidated of 4 cases. 4 केसेस को कंसोलिडेट करके इन्होंने ये जजमेंट पास करा. वो 4 केस कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बताता हूं. राइट. सो दैट वाज फर्स्ट केस. दैट वाज श्री रघुनाथ राव गणपत राव NH नवाब. मैं लिखता हूं श्री रघुनाथ रघुनाथ राव गणपत राव NH नवाब मोहम्मद इफ्तिकार इफ्तिकार अली खान. और अब आप पूछोगे सर क्या इतना बड़ा नाम हमें याद करना जरूरी है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेम्बर दिस नेम, बट अगर याद है तो इट इज गुड. ठीक है. वर्सेस बस आपको याद रखना है कौन सा केशवानंदा भारतीय जजमेंट. उसमें आपको लिखना है कि 4 केस को कंसोलिडेट करके करा गया था. ठीक है. राइट. फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ. वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके. तो ये भी 7 जजेस था. इसमें एक और केस लॉ है, केस लॉ नंबर 3 है. ये कंसोलिडेट करके इसको बनाया गया ना, केशवानंद भारती. ये जजमेंट वो चल रहे थे सूट्स वगैरह. ये जो प्रोसीडिंग थी ये अलग अलग प्रोसीडिंग चल रही थी. इनको कंसोलिडेट कर दिया गया और केशवानंद भारती वाला जजमेंट वाज फॉलो. समझ में आया? कंसोलिडेट मतलब मर्ज कर दिया गया. ठीक है. केस नंबर 3 लिखो. दैट इज सेठिया माइनिंग. हाँ. केस नंबर 3 है बेसिकली. फर्स्ट वही है हिज होलीनेस वाला केशवानंद भारती. वो केस 1 था. केस 2 ये श्री रघुनाथ राव है. केस 3 सेठिया माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन
लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, एक और जजमेंट, एक और लिखो, दैट इज ओरिएंटल कोल कंपनी, ओरिएंटल कोल कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चार केस लॉ हैं। ये चार केस लॉ, डन राइटिंग, लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ इसको लेके। डन, देन गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव रिटन। गुलफिशर ठीक है, तृप्ति ठीक है, अमित अमित ठीक है, शैली ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, प्रिया ठीक है, बाहर ठीक है, दीपांशी, दिया, टेल मी, दिया ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या कि ये मैं केशवरन भारती जजमेंट ये बता रहा हूँ कि ये दोनों 6:6 थे। 6 जजेस कहते थे कि भाई ये क्या नाम है, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये जो कोर्ट अमेंडमेंट, कोर्ट पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट कर रहा है, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी। क्योंकि अगर राजा के पास ही सारी वो रहेगी प्रॉपर्टी, तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और 6 जजेस कहते थे कि नहीं जी, ये तो गलत है। क्या गलत है? कि राजा का भी तो फंडामेंटल राइट है, राइट? राजा की भी तो फंडामेंटल राइट है, वो भी तो सिटीजन है, उसकी भी तो प्रॉपर्टी है। तो आप उस ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी से छीन के कुछ भी आप करोगे। तो यहाँ पे जो 7 जज था, 7, 6+1, वो थे जस्टिस खन्ना। So this Justice Khanna sided with the majority, and Justice Khanna ने बोला that ये जो right to property है, this fundamental right should not remain to be a fundamental right, should not be the part of basic structure। ये जस्टिस खन्ना ने बोला। जस्टिस खन्ना ने क्या बोला कि ये जो ग्राउंड है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, आप उसको अब्रिज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी हाल में। और ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो यहां जस्टिस खन्ना ने बोला कि भाई ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, माय डियर स्टूडेंट्स? सो यहां से एक नई कहानी शुरू हुई। क्या? कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और वो लॉ से अगर आप जमीनें ले रहे हो, तो वो जमीनें आप क्यों ले रहे हो? फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो फिर वो लॉ वैलिड है। अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो फिर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ में आया? मिस बाहर, दीपांशी, दिया, गुलफिशा, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, तृप्ति, एवरीवन, अमित, गुड। बाहर ठीक है, यस। सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, दिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, प्रिया ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ अमेंडिंग पावर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ अमेंडिंग पावर? कि ये जो अमेंडमेंट की जो पावर है, उसका सोर्स क्या है? क्योंकि पहले गोलकनाथ केस में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 245 रेड विद 7th शेड्यूल, है ना? 245 में कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉज बना सकता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गोलकनाथ में तो उसको बोला गया कि नहीं, राइट?
बट लेटर ऑन जब थोड़ा और सोच डेवलप हुई, तो फिर कोर्ट ने ये बोला कि अमेंडिंग पावर 245 में नहीं है, रादर अमेंडिंग पावर 368 में ही है। समझ में आया? पहले भी अमेंडमेंट की पावर 368 में थी, और आज भी अमेंडमेंट की पावर 368 में है। हमें किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ अमेंडिंग पावर इज इन आर्टिकल 368। तो अभी तो उन्होंने उसको अमेंड करा 24th अमेंडमेंट एक्ट से, और उसमें वर्ड ऐड कर दिया पावर। समझ में आया? सो अगर कोई क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ अमेंडमेंट अमेंडिंग पावर, दैट इज इन आर्टिकल 368। तो 368 ही सोर्स है, कि वहीं से आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हो, 245 में नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? मिस बहार, दीपांशी, दिया, गुलफिशा, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, तृप्ति। दिया ठीक है, नतीशा ठीक है, बहार ठीक है, शैली, सलोनी, प्रिया, रूपल ठीक है, ओवर हेयर ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, आप ये लिखो और इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। क्वेश्चन लिखो दैट कैन इट बी सेड, कैन इट बी सेड द अमेंडमेंट, the amendment is done by the people of India, by the people of India, and therefore, and therefore, and therefore, people being sovereign, people being sovereign. अब आप मुझे इसका आंसर दो कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो अमेंडमेंट है वो हम जैसे लोग कर रहे हैं, और हम लोग सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब है कि एट सच पावर कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, कि हमें कोई और रूल नहीं कर रहा ना, वी आर सॉवरेन। हमें कोई और रूल कर रहा है? पहले ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, बट अब तो कोई रूल नहीं कर रहा ना, हम तो खुद ही सॉवरेन है, सॉवरेन कंट्री है हमारी। तो मेरा ये क्वेश्चन है, कैन इट बी सेड द अमेंडमेंट इज डन बाय पीपल ऑफ इंडिया, कि क्या लोग इसको अमेंडमेंट करते हैं, ये कैसे होता है, बताइए माय डियर स्टूडेंट। सलोनी सेज यस। ओके, अमित बाहर सेज यस। ओके, अमित क्या लग रहा है आपको बेटा? दीपांशी, दिया, गुलफिशा। क्वेश्चन मैं दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पीपल करते हैं, लोग करते हैं, लोग किसके? इंडिया के पीपल। क्या ये अमेंडमेंट पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है? बताओ। पीपल आर सेइंग यस है, यू आर आल्सो सेइंग यस। ओके, यस ओवर हियर मिस तृप्ति। दिया, व्हाट डू यू से? तृप्ति से आई गेस सर, तृप्ति से आई गेस यस। तृप्ति कहती है आई गेस यस। ओके, गेस कर रही है, ठीक है। यस, दिया, नतीशा, दिया से, दिया कह रही सर बाय लेजिस्लेटर्स। वेरी गुड दिया। बेटा मैं तो नहीं जा रहा अमेंडमेंट करने। बाहर कह रहे डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। चेंज, यू हैव चेंज योर आंसर मिस बाहर। तो दिया यू आर राइट, नाउ मिस बाहर इज ऑल्सो राइट। देखो यहां मैं खुद जाके अमेंड नहीं करता, रादर मैंने कुछ लोगों को इलेक्ट, मतलब वो चूज करा है, और वो लोग इलेक्ट होकर आए, इलेक्शन हुआ है। सो दैट पीपल ओवर देयर इन लेजिस्लेचर आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स बॉडी। समझ में आया? कि जो पार्लियामेंट है वो हम जैसे को रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो पार्लियामेंट कर रहा है माना जाएगा हमने करा है, बट मैंने डायरेक्टली तो नहीं करा ना। समझ में आया? ओवर हेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली मैं नहीं करता, but rather the parliament of India is representing the people's body.
तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पीपल है इंडिया के आर सॉवरेन, पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन। बट अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें, वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं ना, कोई और डॉक्यूमेंट से तो गवर्न नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? वी आर सॉवरेन बट एट द सेम टाइम वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय आवर सेल्फ। कि यह कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को ही तो दिया। इज इट क्लियर? सो यहां पर देखा जाएगा दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन पॉलिटिकली। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम पॉलिटिकली सॉवरेन है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। राइट? पीपल ऑफ इंडिया आर पॉलिटिकली सॉवरेन, बट एज फार एज लीगल सॉवरेनिटी इज कंसर्न, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन से तो ऊपर कुछ नहीं है ना, हम भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। रादर कॉन्स्टिट्यूशन से हम गवर्न होते हैं। राइट? तो जो अमेंडमेंट हो रहा है वो मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो अमेंडमेंट लेजिस्लेचर कर रहा है और लेजिस्लेचर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो वी आर सॉवरेन पॉलिटिकली, बट द एज फार एज लीगैलिटी इज कंसर्न, देन कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। समझ में? ओवर हियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। दिया ठीक है, प्रिया ठीक है, ये सब आप लिख रहे हो ना, ये सब लिखते हुए चलो, मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा आगे चल के। प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, दिया ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, रूपल, रूपल ठीक है, बहार ठीक है। तो इसका मतलब ये है दैट वी आर अगेन, वी हैव टू एक्ट अंडर द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी एज इन पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया एज इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज टू एक्ट अंडर द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। है ना? पार्लियामेंट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट राइज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन नॉट डू सो। सो पार्लियामेंट एक ऐसी चीज है जो खुद अमेंड करती है, और वो हमारे लिए एक अमेंड करती है और माना जाएगा कि हमने अमेंड करा है। राइट? इज इट क्लियर? सो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, राइट डाउन दैट लीगल सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी is vested, is vested not in people of India, rather in the constitution, rather in the constitution. Okay, full stop. Political sovereignty, political sovereignty may be vested, may be vested in people of India, in people of India, once, full stop, once the people have given the constitution, have given the constitution, have given the constitution which will prevail, which will prevail, and not the people. नहीं, इसको ऐसा लिखो, once the people have given constitution to themselves. इसको रुको, मैं इसको टिक करता हूँ, kindly excuse me for this. Once the people have given the constitution to themselves, it is the constitution
It is the constitution which will prevail, and not the people. ठीक है, तो यहाँ नॉट द पीपल से मतलब क्या है? दैट पार्लियामेंट प्रिवेल नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। गुलफिशर ठीक है, बहार ठीक है, स्प्रिया ठीक है, शैली ठीक है, स्प्रिया ठीक है, सलोनी ठीक है, दिया ठीक है, तृप्ति ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अमेंड? क्वेश्चन है, द इशू बिफोर द कोर्ट, राइट डाउन द इशू बिफोर द कोर्ट, before the court was, what is the meaning, was what is the meaning of the word amend? What is the meaning of the word amend? बताओ, अमेंड का क्या मतलब है? यू प्लीज टेल मी इन योर अंडरस्टैंडिंग कि अमेंड का क्या मतलब है। राइट इट डाउन फास्ट, यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। बाय द टाइम आई विल हैव माय वाटर, राइट, यू मे आल्सो हैव वाटर। आप कह रहे हो सुधार, सुधार का मतलब क्या होता है? बाहर कह रही है सर माइनर चेंज, प्रिया कह रही है टू मेक चेंज, सलोनी कह रही है टू मेक चेंज। ये दोनों का आंसर सेम कैसे हो गया? या तो इन्होंने गूगल पे देखा होगा, गूगल की तेजस्वी ताकतों का इस्तेमाल करा होगा, राइट? नो सर, कोइंसिडेंस। ओके, वेरी गुड। यस मिस दिया, व्हाट डू यू थिंक अमेंड का मतलब क्या हो सकता है? शैली, अमेंड का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज, कि कुछ चेंज करें, है ना? अमेंड का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज, टू ब्रिंग सम चेंज, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि जो चेंज आप करना चाह रहे हो दैट इज हाउ मच, है ना? कि चेंज जो आप ला रहे हो, अमेंड कर रहे हो, वो कितना करोगे चेंज? क्या सारा ही बदल दोगे? राइट, दैट दैट चेंज नीड्स टू बी हाउ मच? सो प्रोसेस ऑफ चेंज इज गिवन अंडर आर्टिकल 368 कि चेंज कैसे करना है, कि आप आइदर ऑफ द हाउस में प्रेजेंट करोगे और वहां पे आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस पार्लियामेंट का असेंट करोगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करना है वो 368 में दे रखा है, बट कितना चेंज करना है दैट यू हैव टू सी, राइट? क्योंकि कितना चेंज करना है दैट इज नो वेयर गिवन एक्सप्रेसली, कि उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं दे रखा कि आप कितना चेंज करना है वहां पे। दिस इज वेयर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन, this the first time the judges have gone into deep and put a dive into this basic structure, और उन्होंने फिर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस फॉलो करी, मतलब बनाई, और ये बोला कि वो जो चेंज है वो नेगेटिव चेंज नहीं होना चाहिए, कि वो जो चेंज आप ला रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस को चेंज नहीं करना चाहिए, अफेक्ट नहीं करना चाहिए, कि वो जो चेंज है दैट शैल बी पॉजिटिव इन नेचर, दैट शुड बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। समझ में आया? दैट इट शैल बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस।
It shall not violate the constitutional essence. Is it clear? समझ में आया कि वो जो आप चेंज ला रहे हो, अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलरिज्म हटा देते हैं, अमेंड कर देते हैं कि नहीं, इंडिया क्या है, आज से एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू नेशन है। जस्ट इमेजिन क्या हो, अभी क्या हो रहा है वहां पे। आज आपने न्यूज सुनी होगी बंगाल में। हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग दैट व्हाट हैपेंड इन बंगाल टुडे? न्यूज देखी होगी तो सुना होगा ना, न्यूज नहीं देखी तो नहीं सुना होगा। और अगर इंस्टाग्राम देखा होगा और अगर उसमें बाई चांस कोई न्यूज का फॉलो कर रखा है तो ही पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। तो इन बंगाल ऑल्सो देर आर द राइट्स गोइंग ऑन। अब राइट्स वहां पे क्या है कि जो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू सपोर्टर्स हैं, उनको मारा जा रहा है। जो बीजेपी सपोर्टर है उनको मारा जा रहा है, उनको टारगेट करा जा रहा है। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन द मणिपुर ऑल्सो, राइट? वहां पे भी एक ये रिलीजियस रिलीजियस बोल रहा हूं, ये रिलीजन के ऊपर फाइट हो रही है। और ऐसी अगर हम हटा दे सेक्युलरिज्म, देन जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन कि हमने तो अमेंड कर दिया, दोनों लोकसभा राज्यसभा से भी पास करवा लिया और अपना प्रेसिडेंट से भी पास करवा लिया, और हो गया अपना राष्ट्र। क्या हो गया, अब अपना ये हो गया, क्या नाम है, क्या हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया। जस्ट इमेजिन नाउ व्हाट विल हैपन। नाउ देयर विल बी नो ब्रदरहुडनेस इन द सोसाइटी, देयर विल बी नो सोशल जस्टिस, there will be a lot of confusion, lot of troubles in the society, and by the end the society will collapse. एक क्या हो जाएगा, एक सिविल वॉर हो जाएगी इंडिया के अंदर ही। विद इन इंडिया देयर विल बी अ सिविल वॉर, राइट? हम एक दूसरे को मारने लगेंगे। जस्ट इमेजिन इफ देयर इज नो सेक्युलरिज्म, देयर विल बी फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, देयर विल बी फाइट बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड हिंदूज, राइट? जैसे अभी वहां चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इसराइल एंड उधर, और कौन सी जगह है वो, हमास, गाजा, राइट? वहां पे भी तो यही एक तरह का फाइट है। सो अब ये जो सेक्युलरिज्म है, और आई वुड से सेक्युलरिज्म फैब्रिक इन इंडिया, दैट वाज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन इंडिया। हम कहीं बाहर से तो नहीं लाए, इंडिया में पहले से ही वो एग्जिस्ट करता था, हमारे फ्री होने से पहले, राइट? और फ्री होने के बाद भी था। तो मतलब क्या, ये जो सेक्युलरिज्म है वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया एंड वी हैव जस्ट रिकॉग्नाइज्ड इट। और अगर वो हटा दे हम अमेंड करके, तो अब क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, एसेंस क्या है, फ्रेटर्निटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट विल बी रैप्चर्ड, that will be collapsed. At the end, the society will collapse. Right? Is it clear? So I shall be allowed to promote my religion, but at the same time, I shall not be allowed to downgrade any religion. कि मेरे को अलाउंस है कि मैं अपना रिलीजन प्रमोट करूं, प्रोफेस करूं, भंडारा करूं, बट एट द सेम टाइम मैं जो दूसरे रिलीजन है उनको डाउनग्रेड ना करूं, उनको सप्रेस ना करूं, उसके लिए लॉज हैं। क्योंकि अगर मैं सप्रेस कर रहा हूं तो सोशल जस्टिस नहीं है ना। सोशल जस्टिस क्या, कि समाज में इक्वालिटी बने रहे, हिंदू मुसलमान भाई भाई, इक्वालिटी बने रहे ना। बट अगर कहीं इन इक्वालिटी होगा तो देर विल बी लॉट ऑफ व्हाट, अगेन ट्रबल। तो सेक्युलरिज्म और द सेक्युलर फैब्रिक इज द पार्ट, और was the part, is the part, and will remain to be the part of Indian Constitution, and that is the basic structure. समझ में आया? We cannot amend. We we can amend, but at the same time, by making amendment, we cannot remove the secularism. I hope you are getting my intent. मेरी intent समझ में आ रही है आप लोगों को? Online student, please tell me. बाहर ठीक है, ओके गुड। दिया ठीक है, स्प्रिया ठीक है, सलोनी ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, कि देयर शैल बी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, यूनिटी। यूनिटी कैसे आएगी, ब्रदरहुडनेस से आएगी, राइट? और वो कैसे आएगी, जब
we will look each other with respect, right? We shall not downgrade any religion, any caste. Rather, for that the constitution is working, for that the state is working. We are uplifting the backward class by giving the reservation. So upliftment of backward class is also the essence of social justice. कि अगर जो डाउन ट्रॉडन है, जो बैकवर्ड है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वैसे की वैसे ही रह जाएंगे ना। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो मैं आपको ये सारा लिखवा दूं या लिख लिया आप लोगों ने? शुड आई डिक्टेट? आप मना क्यों कर रहे हो? अच्छा, लिखवाने के लिए। Online students, please tell me, do you want me to dictate? Shelly says yes. What about others? Kulfisha, Priya, okay. चलो लिखो इसको, write it down. Write it down. इसमें लिखो सलूनी says no. Okay, कोई बात नहीं, बट अब लिख लो majority student says yes. मैं amend के ऊपर लिखवा रहा हूँ, the word amend के ऊपर. The court held that the constitution is essentially a social document is a social document and the ultimate goal and the ultimate goal of constitution is to bring about socio-economic revolution in the country and in order to attain the goal of socio-economic resolution, the goal of socio-economic revolution, there are certain principles which are essential without which the social goal cannot be achieved, which are essential without which the social goal के अलावा ऐसे लिखो, without which the said goal cannot be achieved. Okay. Done writing? तृप्ति ठीक है, बाहर ठीक है, यस मिस दिया, गुलफिशा, नतीशा, दिया ठीक है, रूपल ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, अमित ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि मेरे को एकदम से कुछ याद आया था, मैं भूल गया, बट मैं ये ऐड कर देता हूँ कि ये जो अभी मैंने आपको अभी केशवानंद भारती जो केस लिखवाया है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा इसमें, दैट व्हाट वाज द इशू दैट वाज डिस्कस्ड ओवर देयर। ठीक है, इसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी मैं पेरिफेरल चीजें आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो मेन चीज सोशो इकोनॉमिक
रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि देयर शैल बी व्हाट? पॉलिटिकल फ्रीडम, है ना? सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। पॉलिटिकल फ्रीडम से हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम पॉवर्टी उसको एलिमिनेट करें, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी हटाएं, राइट। रिमूवल ऑफ सप्रेशन, कि कोई सप्रेस ना करे, रिमूवल ऑफ सप्रेशन, राइट। प्लस देयर शैल बी अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो आप रह रहे हो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाना चाहिए। देयर शैल बी अ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। So political freedom is all about this, that there shall be removal of poverty, there shall be removal of suppression, there shall be development of excuse me, removal of suppression, development of standard of living, right? अब क्वेश्चन उठता है कि यार ये सब तो ठीक है, बट ये सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आप लाओगे कैसे, अचीव कैसे करोगे? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, राइट, कि सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आना चाहिए, बट करोगे कैसे? आप मुझे बताओ कि अगर आपको चेंज लाना है तो आप कैसे चेंज लाओगे? बताओ। अमित, अगर आपको बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, क्या चेंज लाओगे, कैसे लाओगे? आप पहली चीज कि लोगों में जागरूकता बनाओगे, राइट। मेन चीज तो यही है ना, अवेयरनेस। बहुत से लोग अवेयर नहीं है, अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। अभी बहुत से लोगों को, इवन द लॉ स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता होगा कि आज क्या है। आज हमारा ये जो 3 न्यू लॉज दे हैव व्हाट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई, बहुत से को लोगों को नहीं पता होगा, राइट। तो हमें ये जो सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाना है, ये जो सोशो इकोनॉमिक चेंज लाना है सोसाइटी में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है, ये कैसे करेंगे? ये वी कैन डू बाय ब्रिंगिंग दीज प्रिंसिपल्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, by protecting these principles in the constitution. What principles? Social justice. अगर सोशल जस्टिस नहीं होगा तो क्या आप एक हैप्पी सोसाइटी इमेजिन कर सकते हो? आप अपने घर ही देख लो, आपके माता पिता बड़े बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं करते, तो क्या तुम्हारा घर सुखी रहेगा? हालांकि ऐसा होता है, क्या पता ऑपोजिट भी हो, बट घर सुख शांति से तो नहीं रहेगा, राइट। सो देयर शैल बी अ व्हाट? सोशल जस्टिस, राइट। तो प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, तो देयर शैल बी अ सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस कैसे करना है? आर्टिकल 14 हम लेकर आए, राइट, दैट इज व्हाट, राइट टू इक्वालिटी, राइट। आर्टिकल 15 लेकर आए, क्या कहता है वो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस वगैरह वगैरह, राइट, पढ़ेंगे उसको भी। तो सोशल जस्टिस। दूसरा, इक्विटी, ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, दैट इज व्हाट, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, कि जो सही है वो सही है। देयर शैल बी अ फेयरनेस, इट शैल बी इम्पार्शियल, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। कि आप मेल्स को ज्यादा सैलरी दे रहे हो और फॉर सेम वर्क वुमेन को कम सैलरी दे रहे हो, व्हाई? बिकॉज शी इज द वुमेन, इम्पार्शियलिटी है ना, राइट। ओके। तो सोशल जस्टिस हो गया, इक्विटी हो गया, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, राइट। ओके। पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन,
दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट कल को मोदी जी बोले नहीं जी, अब आप वोट नहीं दे सकते, सिर्फ हम ही एक दूसरे को वोट देंगे, जस्ट इमेजिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, दैट इज बेसिकली डेमोक्रेसी, राइट। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, ये बेसिकली इट इज इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर द बेडरॉक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। अगर आप इसको वायलेट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, और सोसाइटी आपकी कोलैप्स कर जाएगी। यू कैन नॉट इमेजिन द सोसाइटी। अब सोशल जस्टिस में आपका वो सेक्युलर भी आ गया कि भाई सेक्युलर है अपना इंडिया, सिर्फ मुसलमान का नहीं है, सिर्फ हिंदू का नहीं है, ये सबका है, कि इंडिया का एक अपना रिलीजन नहीं है, राइट। ओके, हम अपने आप को भारतीय कहलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हिंदूज हैं। हम हिंदू भी हो सकते हैं, हम मुसलमान भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, वी कैन बी क्रिश्चियन, वी कैन बी सिख, वी कैन बी जैन, राइट। ओके, so these principles are providing the bedrock to the constitution. So this is how we can bring the socio-economic revolution in our society to inculcate these principles, कि अगर इन प्रिंसिपल्स को हमने अपने अंदर इसमें सम्मिलित करा तो ही हम क्या ला सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंज। और बट अगर इसको हमने चेंज करके नेगेटिव में ले गए तो फिर देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी अ डार्केस्ट आवर, राइट, डार्केस्ट डे फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वन कैन नॉट रिमूव द चार्टर ऑफ सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, और अगर आपने अमेंड करके हटा दिया सो द बेसिक स्ट्रक्चर विल बी कोलैप्स। यहां तक समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? अभी इसके अलावा भी और भी समझाता हूं मैं, बट यहां तक क्लियर हुआ? दिया ठीक है, बाहर ठीक है, शैली ठीक है, तृप्ति ठीक है, अमित, अमित ठीक है, रूपल ठीक है। अब एक और चीज, कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, राइट, when India becomes freedom from the Britishers, then there were so many problems कि अब हम हमें गवर्न कौन करेगा, राइट। वी विल फॉर्म अ पार्टी एंड वी विल गवर्न द लार्जर सोसाइटी, एंड फॉर दैट वी हैव टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो लार्जर पर्पस वाज आउट ऑफ इंडिपेंडेंस, करने इंडिपेंडेंस के बाद लार्जर पर्पस क्या था, कि जो सप्रेशन है वो हटाया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, सोशो इकोनॉमिक चेंज हो, गरीबी को हटाया जाए, राइट। सो वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज अ बाइबल। We should look the constitution as we look to the Bible and to the Quran. It is not only the document, rather we should pray to, हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पूजना चाहिए। दैट इज वाई आपने देखा होगा अभी लोकसभा में क्या नाम है, राहुल गांधी वॉज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सिंबल दैट वी आर प्रेइंग दिस and we are governed by this constitution. We shall not let any Tom, Dick and Harry to exploit us, कि हमारा संविधान सुप्रीम है, हम किसी और से किसी और को गलत नहीं करने देंगे, राइट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये कुछ है कि रेसिज्म हटाओ, इलिटरेसी हटाओ, लिटरेट होने चाहिए लोग, राइट। तो ये सब होने के बाद भी अगर मान लो सपोज, सपोज इफ इंडिया हैविंग द यूनिटी, मतलब सोसाइटी में सोशल जस्टिस हो रहा है, रेसिज्म नहीं है, राइट, लिटरेट लोग हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, बट उन सब के बाद भी कोई ना कोई ऐसे सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडिया है जो तब भी दबाव बना ही रहेगा। वो ऐसे लोग हैं जो जोग्राफिकली बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। जोग्राफिकली बैकवर्ड एरिया, जैसे हिमालयस में कुछ लोग रह रहे हैं, वहां पे परवरिश हो रखी है, तो उनके लिए कितना हार्श क्लाइमेट है,
दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी कि जब स्नो होती है तो फिर वहां के लोगों को ज्यादा जरिया नहीं है, राइट? सो देर आर certain sections of Indian society which will be deprived anyhow. हम तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि दिल्ली एनसीआर या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हैं, बट ऐसे लोगों को क्या, जो उधर रह रहे हैं, मतलब पहाड़ों में रह रहे हैं या डेजर्ट में रह रहे हैं, जोग्राफिकली आइसोलेटेड लोग हैं, तो वो तो डिप्राइव्ड ही रहेंगे ना। तो उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, शुड मेक सच पॉलिसीज टू अपलिफ्ट देम। ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल को भी एक्सप्लॉइट करा जाता है आजकल। स्कैम्स जो होते हैं वो ओल्ड पीपल के साथ ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर अ बिट स्लो एज कंपेयर टू अस, कि हम तो जल्दी समझ जाते हैं, बट ओल्ड पीपल आर बिकमिंग स्लो, जिनके साथ विच इज बाय विच दे आर वल्नरेबल इन द सोसाइटी। आजकल स्कैम जो हो रहे हैं, मनी रिलेटेड स्कैम, इनके रिटायर्ड लोगों के साथ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का पैसा आया और किसी ने लुभावनी बातें करी कि आपको इतना डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लिंक पे क्लिक कर दो, पैसा गायब, 1 करोड़ रुपए गायब, 80 लाख रुपए गायब, 50 लाख गायब। सो दीज certain people in the society will always be deprived. Geographically isolated people, old people, children, child, बच्चे, right? The women, illiterate, ये कुछ ऐसे लोग हैं, सेक्शन है, जिनको कभी ना कभी ज्यादातर डिप्राइवेशन ही रहेगा। क्योंकि हमारे वुमेन की मैं बात करूं तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ज्यादातर, इट इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एंड द मेल इज ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट द फीमेल, right? By which this female will always feel deprived of her rights, कि भाई शाम को जाने मना है, भाई जा सकता है बट बहन नहीं जा सकती। देर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो। अब देखो, जस्ट इमेजिन इन यूपी व्हाट हैपेंड, दैट द गर्ल्स कैन नॉट ज्वाइन द इवनिंग कोचिंग क्लासेस। दे हैव पास दिस लॉ कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां शाम वाली क्लास नहीं ले सकती हैं। क्यों नहीं ले सकती भाई? क्यों? वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न। तो ये वो खुद पॉलिसीज नहीं बना पा रहे, इसलिए वो लड़कियों को रिफ्रेन कर रहे हैं। दैट शोज दैट हाउ रॉन्ग दे आर एट देयर पार्ट, कि वो इनकॉम्पिटेंट है मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, कोई तुम्हें लूट लेगा गोली दिखा के, राइट? तो दैट इज रॉन्ग, दैट शोज दैट हाउ इनकॉम्पिटेंट दे आर। तो इसके लिए गवर्नमेंट शुड मेक सम पॉलिसीज, राइट? तो ये कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल है, जोग्राफिकली बैकवर्ड पीपल, ओल्ड पीपल, चाइल्ड दैट इज माइनर, वुमेन एंड इलिटरेट। इलिटरेट जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है, तो उसको कोई भी बेवकूफ बना देगा। इज इट क्लियर? तो जो मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं, दिस कैन नेवर बी रेड विदाउट टेकिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं प्रोग्रेसिव चेंज कर सकता हूं, बट नेगेटिव चेंज नहीं। इसको मैं और एक्सप्रेसिव बना सकता हूं। सो वी हैव क्रिएटेड द प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन, which aims at moving forward and for the betterment of the society। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, ये एम क्या करता है कि हमारी सोसाइटी को आगे लेके चले फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट? रादर इट इज नॉट ओनली फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस के पर्पस के लिए नहीं है, बट सोशल जस्टिस भी तो कर ही रहा है ना, कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मेरे पास राइट होना चाहिए किस चीज का? राइट टू स्पीच, राइट? ओके, कोई मुझे फालतू में अरेस्ट ना करे, मेरे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट? डिग्निफाइड लाइफ है। तो ये सोशल जस्टिस ही तो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नेंस भी है, कि लेजिस्लेचर का क्या होगा, जुडिशरी क्या होगी, राइट? जुडिशरी में हायर जुडिशरी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यहाँ वहां पर गवर्नेंस भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करता है? अवॉइड करता है, जो डिप्राइव करता है। डिप्राइव मतलब कि लड़कियों के साथ अगर कोई
उनके राइट्स को वायलेट करे, जैसे कि सिंपल ये वाला जो इन्होंने लॉ लेकर आए हैं गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दैट द गर्ल स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर द इवनिंग क्लासेस शैल नॉट गो। तो ये तो रॉन्ग है ना, राइट? ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी प्रैक्टिसेस को, मैल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करता है, हेट करता है, अबोर करता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? बट ये सब चीजें सुधार भी लेना, तब भी वो कुछ सर्टेन ऑफ पीपल है जो हमेशा डिप्राइव्ड रहेंगे। वो कौन, मैंने आपको बता दिया, माउंटेन में जो रहते हैं, जोग्राफिकली आइसोलेटेड, राइट? ओके, द माइनर्स, द वुमेन्स एंड द ओल्ड एज पीपल, they will again be somehow being exploited. So it is the state responsibility to achieve that much of development in that area that person can move freely. That person should have been given employment, right? कि वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके या एम्प्लॉयमेंट मिल सके उसको। बट 6-6 महीने वो कट जाते हैं। लद्दाख वाले जो लोग हैं, अब तो खैर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, बट पहले क्या होता था, 6 महीने बर्फ पड़ती थी तो वहां के लोग दिल्ली आके कुछ काम करते थे। क्यों? क्योंकि जो जितना टूरिज्म है वो लद्दाख में तो बंद हो गया 6 महीने के लिए बर्फ की वजह से। तो जोग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेस है ना, बट उसके लिए गवर्नमेंट हैज मेड सो मच ऑफ पॉलिसीज दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बट अगर हम इसको अमेंड करके हटा दें, जस्ट इमेजिन कितना प्रॉब्लम होगा। इज इट क्लियर? सो वी हैव टू वर्शिप द कॉन्स्टिट्यूशन as we are worshipping the Bible, as we are worshipping to the Gita, as we are worshipping to the Quran. समझ में आया? सो दे आर एट सेम लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन, गीता, कुरान, वहां पे भी सेम बातें लिखी हुई हैं। तो ये लिखवा दूं मैं आपको, छोटा सा एक और पॉइंट। टेल मी, लिख तो लिया होगा थोड़ा थोड़ा आपने, कुछ कुछ पॉइंट्स तो लिखे होंगे। वेरी गुड हो गया तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा आपको, है ना? राइट इट डाउन। 1 मिनट, इसको पहले मैं चार्जिंग पे लगा दूं, अदरवाइज ये जो क्या नाम है लैपटॉप है, ये बोलेगा कि आप मेरे साथ सोशल जस्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना? चल, क्योंकि फोन चार्जिंग पर है, लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं है। चलो, इसको एक पॉइंट लिखो, दैट इफ द अमेंडमेंट इज ब्रॉट, if the amendment is brought about about affecting the basic structure, the basic structure of the constitution, that is to take away, that is to take away the founding principle, the founding principle of constitution, of constitution. It may create, it may create dichotomy, डिकोटॉमी, इसको शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, डिकोटॉमी या डिकोटॉमी। इसका मतलब होता है डिवीजन बेसिकली। ओके, डिकोटॉमी बिटवीन द सोसाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली अगर हमने अमेंड करा और ये बोल दिया कि सेक्युलर नहीं है इंडिया, तो उसमें तो डिवीजन हो जाएगा ना सोसाइटीज में, कि हिंदूज इधर हो जाएंगे, मुस्लिम्स इधर हो जाएंगे और फिर फाइट हो जाएगी। तो दैट will be violative of basic principle of constitution. So that will create a dichotomy, right?
Okay. So people will not start following the constitution. So first of all, the people should have faith in the constitution. कि constitution में faith होना चाहिए. बहुत से लोगों को नहीं है. Right? Okay. Is it clear? बाकी इसके बाद और भी चीजें हैं that I will discuss tomorrow. कल हम, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको लिख के लाना. That is not the doctrine of basic structure a vague doctrine. मैं लिखवाता हूं. Is not the doctrine of basic structure is a vague doctrine. वेग मतलब अनसर्टेन. आपको नहीं लगता कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आप बोलते हो ये एक अनसर्टेन, ये वेग है, ऑब्सक्योर है? तो ये आपको लिख के लाना है. हालांकि मैंने अभी आपको थोड़ा ही बताया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में. है वेग. वेग का मतलब होता है अनसर्टेन. कि बहुत ही वेग सी बात कही है कि इस बात का कोई तात्पर्य सा नहीं है. राइट? कि आप कुछ बोलो और मैं बोलूँ अरे ये तो बहुत वेग टर्म है, कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है. ठीक है. राइट? तो ये आपको आंसर लिख के लाना है और कल क्लास से पहले देना है. बाकी इसको हम और डिस्कस करेंगे. राइट? तो अभी मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ. क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है ये बहुत ही वेग है? वेग इसलिए क्योंकि कहीं लिखी भी नहीं है ना. और इसमें क्या नाम है, अच्छे तो मैं आंसर दे रहा हूँ बट कोई बात नहीं, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां कहीं पे तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखा ही नहीं है. तो आप कैसे किसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो? तो ये क्वेश्चन है. समझ में आया? यस मिस बाहर, दिया, गुलफिशा, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, तृप्ति, ऑल ऑफ यू लिख लोगे इसका आंसर. हालांकि जितना मैंने बताया उसमें आप आधा बहुत आंसर लिख सकते हो, बाकी इसको हम और डिस्कस करेंगे. ठीक है? इसको मैं कल डिस्कस करूंगा. अभी तो बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. सो नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट or any questions? If everything is clear, give me a final thumbs up. If you are having doubt, then you may ask. बाहर ठीक है, शैली ठीक है, रूपल ठीक है, नतीशा ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, यस, गुलफिशा ठीक है, दिया, इज इट क्लियर टू यू? इफ यस, गिव मी अ थम्स अप. ओके दिया ठीक है. लेट मी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग एंड जस्ट अ मिनट.